स्वागत है आपका आईसीएससी क्लास 10th के अनदर इंटरेस्टिंग सेशन में। और यहाँ पे हम बात करेंगे मशीन्स में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मशीन्स बेसिक्स प्लस लीवर्स एंड देन पुलिस। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे, विद न्यूमेरिकल्स बात करेंगे। ठीक है, तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोंट मिस आउट दिस सेशन। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मशीन्स। नाउ बेसिकली व्हाट इज अ मशीन? मशीन क्या है? इज इट अ डिवाइस? इट इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। क्या काम होता है? रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका लोड पे बात हो रही है। ठीक है, सही। लोड को ओवरकम करने का काम आता है ड्यू टू अ लार्ज फोर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई आपके पास सिंपल थी। दूसरी, गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो जिसे बोलते हैं। बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपल से क्या है? मशीन एक डिवाइस है जो लोड को ओवरकम करने में काम आएगी बाय अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स। ठीक है, फोर्स का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया? एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? एफर्ट। ठीक है, ड्यू टू अ लार्ज फोर्स। और गेन इन स्पीड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो पे अगर हम बात करेंगे, अभी चीजें समझेंगे। अगर आपको गेन इन स्पीड चाहिए तो वहां पे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, पर एट अ कन्वीनियंट, दोनों में ही एट अ कन्वीनियंट पॉइंट पे लगानी पड़ेगी और डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रॉपर पॉइंट पे और एक डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। हाँ, इधर लाइए तो इधर ही है। ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, तो सिंपल मशीन क्या करती है? मशीन हमारे काम को कम करती है। ठीक है, जहां पे हम लेस एफर्ट लगा के लार्ज लोड लिफ्ट कर सके, वो मशीन का काम। ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मशीन यूज ही करेंगे भाई, हम हाथ से काम कर लेंगे। ठीक, चलो फंक्शंस आते हैं मशीन्स के। सबसे पहला फंक्शन होता है वो मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये फोर्स मल्टीप्लायर नाम की चीज क्या है सर? देखो जी, फोर्स मल्टीप्लायर नाम की चीज ये होती है कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, और उससे आपको लार्ज लोड लिफ्ट हो रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं 5 न्यूटन मैंने अब लगाया, फिर 5 न्यूटन लगाया, फिर 5 न्यूटन लगाया, फिर 5 न्यूटन, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? जैसे कार लिफ्ट हो रही है, कार लिफ्ट कर रहे हैं आप थ्रू जैक, तो ये 5 न्यूटन जैक पे लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि सपोज ये है, अभी मैं इसको जैक है, ये जैक का आपके पास एक की है। ठीक है, जो जैक में फंसाएंगे आप, इसको रोटेट करेंगे तो लिफ्ट होगा। तो मैंने घुमाया 5, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो फोर्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। आपका एफर्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और जैक हल्के हल्के कार को ऊपर उठा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? फोर्स मल्टीप्लायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, एग्जांपल्स है क्रोबार हो गया, पुली हो गया, जो कि लिफ्ट करने के लिए काम आता है हैवी लोड को। स्पैनर हो गया या विंच हो गया। चाबी आती है ना बड़े बड़े नट्स को खोलने के लिए। ठीक है, देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी चाबी होती है, उसे फंसाकर फिर यूं रोटेट करते हैं। एक बार रोटेट किया, फिर 2 बार रोटेट किया, फिर 3 बार रोटेट किया, फिर 4 बार रोटेट किया, तो नट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो फोर्स क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है आपकी। 1, 2, 3, 4 इंटू मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, जैक का हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझ लिया कार को लिफ्ट करने में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कॉन्सेप्ट होता है फोर्स मल्टीप्लायर का। इसमें एक सिंपल चीज समझने वाली है, जो लोड होगा ना आपके पास, वो ग्रेटर होगा किससे? एफर्ट से। ठीक है, तो एफर्ट यहां पे आप कम लगाएंगे, एफर्ट यहां पे लेस होगा, लोड आपके पास मोर होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अच्छा, इसी में एक टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या टर्म आता है? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैं यही समझा देता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? रेशियो है किसका? लोड अपॉन एफर्ट का। लोड और एफर्ट का रेशियो है, दोनों फोर्सेस है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ध्यान रखना, दोनों न्यूटन में होगा, न्यूटन की यूनिट होगी या फिर केजीएफ यूनिट होगी या फिर जीएफ यूनिट होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज जनरली क्या है? लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, तो एक बात समझो, यहाँ पे एफर्ट ज्यादा है, सॉरी एफर्ट लेस है, लोड ज्यादा है, यानी ये चीज मोर है और ये चीज लेस है। तो हमेशा ये क्या होता है? अगर आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर के लिए जाए मशीन के लिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आती है आपके पास? ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी आएगी हमेशा। कोई दिक्कत? ठीक है, क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं लोड लिफ्ट करना है 10 न्यूटन। ठीक है, एफर्ट लगाना है 2 न्यूटन का, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है, तो जरा एग्जांपल लेना था, यहां पर आ जाओ। लोड कितना है? 10, एफर्ट कितना है? 2, तो कितना है? 5। आगे बात समझ में? तो हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। तो मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज विल बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ठीक, कोई दिक्कत है? सही है, आगे बढ़े, चलो। सेकेंड फंक्शन जो मशीन का आता है आपके पास, मशीन
कैन एक्ट एज एन डायरेक्शन चेंजर। डायरेक्शन चेंजर में भी काम आ सकता है, ठीक है। किसी भी चीज का आपको कहीं पे एफर्ट लगाना है तो यहाँ से डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। डायरेक्शन चेंजर का मतलब क्या है भाई, आप लोड को तो चेंज नहीं कर सकते, लोड तो जहां से उठाना है वहीं से उठाना है, लेकिन हम अपना एफर्ट चेंज कर सकते हैं, हमें कहाँ एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है पुलिस, ठीक है। आपको सपोज वेल से पानी बाहर निकालना है, ठीक है। तो वेल से पानी बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, अब एक तरीका हो सकता है कि आप कुएं के ऊपर खड़े हो जाएं, वेल के ऊपर खड़े होकर और रोप को इस तरीके से खींचें, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस तरीके से खींचने में, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, एक पुली सिस्टम लगा देते हैं, ठीक। तो यानी कि ये आपके पास एक वेल है, सही, ये आपके पास आपका बकेट है, ये आपके पास बकेट है आपका, ठीक है। यहां मैंने एक पुली सेटअप किया और ये वॉल है, ठीक है। इस पे रोप ऐसे गई और मैं यहां से खींच रहा हूं, अब देखो एफर्ट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और रोप आराम से ऊपर आ रही है। दूसरे केस में क्या करते थे, अगर आपके पास पुली नहीं है, तो पुली नहीं है का मतलब क्या है, ये बकेट है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास वॉल होगी, तो अब आप यहां से सीधा खींचेंगे तो ये सीधा सीधा ऊपर है। अब देखो ये आपके पास एफर्ट आपके ऊपर लग रहा है क्योंकि आप यहां से खींचे हैं, अगर आप यहां से खींचेंगे तो रोप फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन वॉल से फ्रिक्शन होगा और रोप घिस घिस के टूटने लगेगी, ठीक है। तो आपको यहां खड़ा होना पड़ेगा एटलीस्ट, लेकिन अब आप नीचे ग्राउंड पे ही खड़े होकर आप नीचे की तरफ एफर्ट लगा सकते हैं और आराम से बकेट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो मशीन यूज हुई है वो कौन सी हुई है, पुली, ठीक है। तो अब मैं आराम से एक पुली मैंने यहाँ सेटअप कर दिया, सपोज पुली, अब मैं आराम से इस तरीके से खींच सकता हूँ, ठीक है, वरना मुझे इस तरीके से खींचना पड़ रहा था, कोई दिक्कत, ठीक। चलो थर्ड फंक्शन जो आता है आपके पास, मशीन कैन चेंज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब यहां ध्यान देना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ठीक है, टू कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब जहां पे कम फोर्स लग सके और लोड आराम से आ सके, ठीक है, लोड आराम से उठ सके। कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, कम फोर्स लगा के लोड आराम से रेस कर लेना, ठीक है, फॉर ईज ऑफ डूइंग वर्क, कोई दिक्कत, ठीक है। कैसे, देखो जी जरा एग्जांपल है पुली, ठीक है, पुली कैन लिफ्ट अ बकेट, जैसे हमने अभी पढ़ा। अब देखो डायरेक्ट फोर्स जो एफर्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो जो एफर्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब क्या है, ये मेरे पास कन्वीनियंट पॉइंट है आपके पास, ये अब मेरा कन्वीनियंट पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे एक पुली पे कन्वीनियंट पॉइंट लगाया और वहीं से मुझे आराम से मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एफर्ट कहीं भी लगा देंगे भाई, उस पॉइंट पे एफर्ट लगाना है जहां पे लोड ज्यादा रेज हो सके और हमें फोर्स कम लगानी पड़ सके, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे कि रेयर व्हील ऑफ बाइसिकल्स के पेडल मारते हैं आप, पेडल नीचे मार रहे हैं, पीछे के व्हील्स आगे घूम रहे हैं, आज समझ में कोरिलेशन समझ में आ रहा है। आप डायरेक्टली व्हील्स को नहीं कुछ कर रहे, लेकिन आप मशीन के थ्रू आप रिम पे काम कर रहे हैं, पेडल के थ्रू आप रिम पे काम कर रहे हैं, रिम से वो जो पूरा व्हील है वो रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपने पेडल नीचे करा, व्हील आगे मूव करना शुरू हुआ, तो इन डायरेक्शन देखो आप डाउन, आपका जो मोशन है पेडल पे एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो व्हील है वो सीधे जा रहे हैं, वो आगे मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल सा कंडीशन है, ठीक। तो एक कन्वीनियंट पॉइंट पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नीचे नीचे तो लगा दिया मैंने, चलो डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन ये नहीं कि कहीं भी लगा दो, कहीं भी नहीं भाई, एक पॉइंट पकड़, जहां एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जहां पे कम एफर्ट लग सके और ज्यादा लोड रेस हो सके, ठीक है। फोर्थ आता है आपके पास, मशीन कैन एक्ट एज अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अब वेलोसिटी मल्टीप्लायर को ही हम बोल देते हैं, कंफ्यूज हो तो ना, गेन इन स्पीड, क्या बोल देते हैं, गेन इन स्पीड, दोनों चीजें एक ही है ये, ठीक है। अब वेलोसिटी मल्टीप्लायर का सीन क्या है, देखो यहाँ पे स्मॉल मूवमेंट, अब यहाँ पे जो टीम आती है ना, यहाँ पे डिस्टेंस का सीन आता है, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सीन आ जाता है, ठीक है, अगर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट वरना डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है कैन कॉज लार्ज मूवमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो मूवमेंट का केस है, यहाँ पे फोर्स का कोई केस नहीं है, ठीक है। यहां तक तो एफर्ट और लोड था, चलो मैं कह रहा हूं ये लोड है, ठीक है, तो यहाँ लोड और एफर्ट के बीच में था, लेकिन यहाँ पे किसमें, डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है। स्मॉल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, आप एफर्ट लगाने उसको बोलते हैं डीई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक। लार्ज मूवमेंट ऑफ लोड का मतलब इसको बोलते हैं डीएल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइफ हो गया और सीजर्स हो गया। अब नाइफ और सीजर कैसे है सर, वेजिटेबल्स है, मैं कह रहा हूं ये वेजिटेबल है, ठीक है। तो नाइफ यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, यहां कट, या फिर इसको पूरा ऐसे काट देगा एक ही बारी में, ठीक, कोई दिक्कत। अब जैसे कि आपके पास सीजर्स है, सीजर आपके घर में क्लोथ्स है, या सपोज एक पेपर लेके बैठो, पेपर इतना बड़ा है, सही है, सीजर इतना छोटा है, तो आप पीछे वाले हैंडल पे फोर्स लगाओगे, कम फोर्स लगाओगे, पेपर पूरा कट जाएगा, ठीक है, पेपर कट जाएगा। या फिर क्लोथ है, ठीक है, क्लोथ पे क्या होता है,
आप क्लोथ को ऐसे फाड़ोगे नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा। अब आपको मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट का मतलब कम फोर्स लगाएं और क्लोथ ज्यादा फट जाए, ठीक है। तो क्या होता है, सीजर देखा, सीजर, ठीक है, आगे वाले ब्लेड्स होते हैं, पीछे वाला हैंडल होता है, जहां पकड़ के यूं करके फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो जो अब ये सपोज मैं कह रहा हूं, ये आपके पास क्लोथ है, तो मैंने इतना लगाया और क्लोथ ये इतना पार्ट में मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो लोड पे इतना मूवमेंट मिला बाय अप्लाइंग स्मॉल मूवमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो सीजर के पीछे वाले हैंडल में ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके पास हैंडल है, सॉरी ये आपके पास ब्लेड्स हैं, और ये पीछे ये आपके पास हैंडल्स हैं, ठीक है। ये फलक्रम है, यहां आप एफर्ट लगाएंगे, ये आपके पास ये पोर्शन जो है वो आपके क्या है, लोड है, ठीक है। ये सीजर है, ठीक है। तो यहां एफर्ट लगाएंगे। अब इसमें डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, तो सिंपल सी चीज है, क्या है, फलक्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास डी है, ये है मूवमेंट सॉरी, फलक्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपके पास डीएल है, ये है आपके पास लोड, मूवमेंट ऑफ लोड। तो हमें या तो इस पे बात करनी है इसमें, ना ही हमें लोड पे बात करनी है, हमें डीई और डीएल पे बात करनी है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये जस्ट फलक्रम और लोड और एफर्ट के बारे में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये 4 फंक्शंस थे किसके, मशीन्स के, ठीक। अब हम कुछ पढ़ेंगे क्या, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स, लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स। टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, सबसे पहले आता है लोड, ठीक है। लोड क्या चीज है सर, कुछ नहीं है, रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अपोजिंग मतलब रुकावट जो रोकती है, ठीक है, जिसको आपको लिफ्ट करना है, या फिर रेजिस्टिव, मैं सीधे जा रहा हूं, कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोड है जो मुझे रोकेगा, ठीक है। तो मुझे उसको ओवरकम करना पड़ेगा, सही है। सपोज ये मार्कर पड़ा है, ठीक, इसको मुझे ओवरकम करना है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो मुझे इसको लिफ्ट करना है, तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जो भी चीज लिफ्ट करेंगे, जो भी चीज आपके पास अपोजिंग फोर्स पे काम होगी, वो क्या है आपके पास, जिसको आपको ओवरकम करना है, यानी कि मैंने इसको लिफ्ट किया तो मैंने इसको ओवरकम किया, ठीक है। तो रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। एक चीज ध्यान रखना, ये लोड जो है ना, वो इस केस किस में है, फोर्स में, कोई दिक्कत। तो इनकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, न्यूटन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। या फिर जीएफ हो सकती है, या फिर केजीएफ हो सकती है। केजीएफ और जीएफ आपके पास कौन सी यूनिट है भाई, ग्रेविटेशनल यूनिट्स है, कोई दिक्कत है, ठीक है। और न्यूटन आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई दिक्कत, ठीक। सेकंड टर्म आता है एफर्ट। एफर्ट मतलब जो फोर्स अप्लाई की गई हो, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ऑन द मशीन टू ओवरकम लोड। किसको उठाने के लिए, लोड को उठाने के लिए। मार्कर रखा है मेरे हैंड पे, मैंने फोर्स लगाई, ये आपके पास एफर्ट है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये एफर्ट है, ठीक है। क्या उठाने के लिए, मार्कर उठाने के लिए, तो ये लोड है आपका, लोड मार्कर है, और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो एफर्ट है, ठीक। अब थर्ड थिंग आती है मैकेनिकल एडवांटेज, इंपॉर्टेंट, इसको डिनोट करते हैं एमए से, ठीक है। लोड को डिनोट करते हैं एल से, एफर्ट को डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। अब एमए क्या है, ये रेशियो ऐसा लोड और टू एफर्ट, इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सर, एमए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लेकिन इसमें 3 कंडीशंस आती हैं, अब वो 3 कंडीशन ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जी, सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, अगर आपके पास इफ लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, ठीक है। लोड क्या है आपके पास, ये यहां पे ग्रेटर है, ठीक। लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, अगर लोड बड़ा है एफर्ट से, ठीक, उस कंडीशन में मैं लिख देता हूं यहां पे, लोड इज, कभी बहुत से बच्चों को साइन में कंफ्यूजन हो जाता है, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, ठीक है। तो यानी कि लोड बड़ा है और एफर्ट छोटा है, उस कंडीशन में जो एम में होगा, आप देखना जरा, अगर ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, इसको लेवल कर लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये 15 है और ये 3 है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा सर, 5 आएगा। 5 का मतलब 1 से बड़ा आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 1। तो जो आपके पास एम में है ना, वो आपके पास हमेशा क्या आता है, 1 से बड़ा आता है, कोई दिक्कत, ठीक है। और जब एम में 1 से बड़ा आता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होता है, तो आप कर क्या रहे हैं, ये तो देखो जरा, यहाँ पे आओ फटाफट से। आप लोड तो बहुत ज्यादा है, 15 न्यूटन है, एफर्ट आप 3 न्यूटन का लगा रहे हो, तो उठ जाएगा ना, नहीं उठेगा। लेकिन 3 न्यूटन को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मशीन कैसे काम करता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इस चीज को यही समझना ध्यान से, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह मशीन काम करता है, यानी कि जो 3 न्यूटन है मुझे बार बार लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था 3 न्यूटन, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तब जाके कार जैक से कार लिफ्ट होती है, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि मैं कार की जो जैक की चाबी है उसको एक बार घुमाऊं, 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ठीक है। उस कंडीशन में आपका फोर्स एफर्ट मल्टीप्लाई हो रही है, और लोड जो बहुत ज्यादा है
वो लिफ्ट हो रहा है, कोई दिक्कत, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ठीक, इसमें दूसरा केस भी देखते हैं, यहीं पे सेकंड केस आता है अगर लोड लेस देन हो एफर्ट से। ठीक है, यानी कि अब एफर्ट ग्रेटर है और लोड लेसर है। ठीक, कोई दिक्कत, यानी कि लोड इज लेसर देन एफर्ट। ठीक, कोई दिक्कत। इस कंडीशन में अब एक चीज देखो जरा, हमारा पास फॉर्मूला था एम इज इक्वल टू एल अपॉन ई। अब क्या हो रहा है ना सर, एफर्ट ज्यादा है लोड कम है। मैंने कहा बिल्कुल, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर। 20 सपोज ये है और 25 ये है। ठीक है, तो 20 न्यूटन ये और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज की एक और चीज ध्यान रखो, इट हैज नो यूनिट। क्या है, इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नाम की चीज नहीं होती है इनकी। ठीक, अच्छा ठीक, तो अब क्या होगा, 25 ज्यादा है लोड। अब आप तुम कहोगे सर जब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है और लोड कम है तो मशीन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम ये हाथ से उठा लेंगे। मैंने कहा तुम्हारी बात भी सही है, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में जो एफर्ट और लोड है ये फोर्स की तरह काउंट नहीं होते, यहाँ पे मूवमेंट का चक्कर आता है। ठीक, अभी आगे समझेंगे हम। ठीक है, जब हम लीवर्स पढ़ेंगे उस वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ना, जहां पे अभी सब ये समझो कि एफर्ट ज्यादा है और लोड कम है, आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लोड कम है, यानी कि अब ये मशीन कैसे काम करेगी, गेन इन स्पीड। अब तुम कहोगे सर हमें एफर्ट बहुत ज्यादा लगाएं और लोड कम है तो हम तो वैसे उठा के रख दें, मशीन का यूज क्यों करें। लेकिन यहाँ पे अब फोर्स पे नहीं खेलेंगे हम, यहाँ पे खेलेंगे मूवमेंट पे, इनडायरेक्टली यहाँ पे मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या हो जाता है, लेस देन वन। लेस देन वन, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास लेस देन वन पहुंच जाता है। ठीक है, और लेस देन वन होने का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में गेन इन स्पीड की तरह मशीन काम करती है। ठीक है, आपको गेन इन स्पीड का मतलब मूवमेंट से है, मूवमेंट से। अब यहाँ लोड को रेज करना या बैठाना या उठाना कुछ नहीं है, मूवमेंट से है। सीजर काटेगा, ठीक है, नाइफ, वेजिटेबल्स, नाइफ पे इतनी सी फोर्स लगाओ पूरी लौकी कट जाती है, इतनी बढ़िया पूरी वो कट जाती है। तो आपने कम फोर्स लगाई, एफर्ट लगाया आपने, थोड़ा ज्यादा लगाया, लेकिन उससे क्या हुआ, लौकी पूरी कट गई, लोड ज्यादा कवर हो गया, लोड पे मूवमेंट ज्यादा कवर हो गया। ठीक है, गेन इन स्पीड, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, दो केस समझ में आ गए, जब ये ग्रेटर देन वन होगा तब क्या होगा, और जब ये आपके पास लेस देन होगा तब क्या होगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक केस और आता है आपके पास जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होने का मतलब क्या है, लोड भी उतना ही है और एफर्ट भी उतना ही है ना। यानी कि यहीं पर समझ लेते हैं, यानी कि लोड भी 15 न्यूटन है और एफर्ट भी 15 न्यूटन है। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाता है, इक्वल टू वन। ठीक, और इक्वल टू वन होने का मतलब क्या है, ये किसी भी आइडल मशीन के लिए होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो आइडल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, जनरली एक आइडल मशीन के लिए। ठीक, ये आइडल मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल मतलब समझ रहे हो, कहना बस कहने में ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में उतरेंगे तो आइडल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, या फिर उसका बॉडी वेट की वजह से लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होंगे। ठीक, जिसकी वजह से कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज वन नहीं आएगा और कोई भी मशीन आइडल मशीन नहीं होती है। ठीक है, ठीक, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट करेक्ट। ठीक, चलो अब बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, हमने बहुत टाइम से सेशन नहीं लिया था, उसके लिए मैं आपसे बहुत सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, ड्यू टू सम ऑफ माय वर्क्स एंड पर्सनल रीजंस। ठीक है, लेकिन अब से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे एंड ऑफ जून और जुलाई तक खत्म करें, उसके बाद मैराथन सीरीज आएंगे, फिर रिविजन आएंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी रेशियो को। बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो है क्या, रेशियो ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वीआर से नोट करते हैं आपके पास किसको, वेलोसिटी रेशियो को वीआर से नोट करते हैं। वीआर इज इक्वल टू वीई अपॉन वीएल। अब यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है, अपॉन वीएल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, तो ये वी है और ये आपके पास वीएल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा सर मैंने बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर मैं यहाँ पे वीई लगाता हूं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा डीई अपॉन टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डन बाई एफर्ट। ठीक, अगर मैं यहां सर वी एल लगाता हूं तो सिंपल हो गया डीई डी एल अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन
टाइम, ठीक। दोनों को उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया DE अपॉन टी अपॉन DL अपॉन टी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये हो गया DE इंटू टी अपॉन DL इंटू टी से टी कैंसिल हो गए, ये बचा DE अपॉन DL। तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास वेलोसिटी रेशियो का, DE अपॉन DL, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट डन बाई, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात समझ में? सही है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, ठीक। अब एक और चीज आती है, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 कब होगी? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि लेस देन 1 कब होगा ये, ठीक है। लेस देन 1 कब होगी सर? एक ही कंडीशन पे लेस देन 1 हो सकती है ये। लेस देन 1 सर एक ही कंडीशन पे हो सकती है, जब ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और ये डी छोटा हो जाए, यानी कि DE आपके पास लेस देन हो जाए DL से, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूं ये 20 है और ये आपके पास 10 है, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 20, ये हो गया आपके पास 0.5, आगे लेस देन 1, ठीक। इस कंडीशन में मशीन कैसे काम करेगी? गेन इन स्पीड, ठीक है, या फिर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड की तरह काम करेगी। क्यों? यहां पे लोड जो है ना वो फास्टर रेट पे मूव करेगा, आपके एफर्ट लगाने से लोड बहुत जल्दी कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड कंडीशन और आती है इसमें एक और, सर सेकंड कंडीशन कौन सी आती है? सेकंड कंडीशन सिंपल है, अगर आपके पास VR ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाए आपके पास यहाँ पे? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है? ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दो जरा, 1 से बड़ा होने का मतलब ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सर 1 से बड़ा होने का सिंपल सा सीन है, VR का फॉर्मूला सर हमें पता है DE अपॉन DL है, 1 से बड़ा होने का मतलब ये वाला ग्रेटर है और सर डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। यानी कि सर उल्टा कर दो, 20 अपॉन 10 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 आ गया सर, VR 2 आ गया। कोई दिक्कत? फॉर एग्जांपल एरो में 20 और 10 समझाने के लिए, ठीक। तो जब VR 2 आ गया तो 1 से बड़ा है, ठीक। तो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, कैसे काम करेगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन सा कब काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर VR ग्रेटर देन 1 है तो मशीन विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, अगर VR लेस देन 1 है तो मशीन विल एक्ट एज अ गेन इन स्पीड। ये चीजें ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया? सही। एक थर्ड केस और आता है आपके पास, when VR इक्वल्स टू 1, और VR इक्वल्स टू 1 होने का एक मतलब है कि जो D है वो DL के बराबर है, ठीक है। और दोनों बराबर होने का मतलब क्या है? ये दोनों बराबर होने का मतलब किसके लिए होती है? ये आइडल मशीन के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी मशीन आइडल नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सर? ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली काम करें किसी भी मशीन पे तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात समझ में? तो आई होप वेलोसिटी रेशियो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक, कि गेन इन स्पीड का फंडा क्या है और आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर कब कहेंगे और गेन इन स्पीड कब कहेंगे और फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, सही। वेलोसिटी रेशियो इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसकी, कोई यूनिट नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि रेशियो है। रेशियो का मतलब ये, अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है सर? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है ना। तो अगर मैं क्या काम करूं, मीटर अपॉन मीटर कर दो तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर करोगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात समझे? सही है, चलो फिर आगे बढ़े। चलो एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। अभी क्या है? रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क का मतलब लोड पे जो काम हुआ है, जो हमें मिल रहा है, ठीक है, यानी कि वर्क आउटपुट टू द वर्क पुट इनटू द मशीन, टू द वर्क पुट इनटू द मशीन बाय एफर्ट। एफर्ट करने पे जो काम हमने किया है उसके रिस्पेक्ट में आपको कितना काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वर्क इनपुट। एग्जांपल लेते हैं, आप बाहर जाते हैं कभी, ठीक है, तो आपके देखते हैं ना कहीं पे आपने लगता है कि यार गन्ने का जूस पी लेते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो शुगर केन वो अंदर डालता है मशीन के, ठीक है, और मशीन के जो आपके पास वो है, जो उसके पार्ट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो जो शुगर केन वो अंदर डालता है, ठीक है, वो क्या है? वर्क इनपुट। इनपुट शुगर केन डाला उसने। अब शुगर केन में से वो जो मशीन है शुगर केन को कितना कितना मैशअप करती है कि वो जूस बाहर आ जाए, ठीक है। जितना जूस वो एक्सट्रैक्ट कर रही है वो क्या है आपके पास? वर्क आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट मतलब कितना जूस निकला, इनपुट मतलब आपने शुगर केन को किस तरीके से अंदर की तरफ भेजा। एक भेजा तो नहीं होगा, 2-3 भेजे तो उतना ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, ठीक है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है क्या? वर्क आउटपुट ओपी लिख देते हैं अपॉन वर्क इनपुट आई, पूरे लिख लेते हैं। तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है।
कोई दिक्कत है? इट हैज ऑल्सो नो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नाम की चीज नहीं है। अब एक यहीं पे चीज क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप भी ड्राइव कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन एम में मैकेनिकल एडवांटेज जो भी पढ़ा है हमने, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक। तो इनके बीच में रिलेशनशिप भी यही ड्राइव कर लेते हैं। अब देखो जरा फटाफट जल्दी से, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क का पहले में थोड़ा फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑफ 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं एफर्ट की बात करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, अगर मैं एफर्ट की बात करूंगा, ठीक है, तो वर्क इनपुट हो जाएगा ये मिनट से पहले, क्या हो जाएगा? ये वर्क इनपुट, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि मैं एफर्ट लगाऊंगा पहले शुगर केन को अंदर यूं करने में, तो वो मेरे एफर्ट्स हैं, जितना मैं उसको सही से लगाऊंगा उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो वर्क इनपुट की बात करेंगे तो जो फोर्स है, फोर्स क्या है? एफर्ट। फोर्स क्या है? एफर्ट। तो ये बदल जाएगा एफ ई इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था? डी ई। कोई दिक्कत है? तो वर्क इनपुट कितना हो गया? ई इंटू डी। या तो कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। बात आती है लोड पे। लोड का मतलब अब शुगर केन का जो जूस है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वर्क आउटपुट इसी फॉर्मूले से बना रहा हूं मैं दोनों। फोर्स, अब फोर्स की जगह कौन आएगा? लोड। लोड का मतलब क्या है? एल इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड मीन शुगर केन्स जो जूस था वो निकला और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके बाहर आया, ठीक है। तो वो कितना हो गया? डी एल, ठीक। तो वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का फॉर्मूला हमने बना लिया, ठीक है। एफ की जगह पे एक बार ई आ गया, एफ की जगह पे एक बार एल आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक बार डी ई आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी एल आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ इस फॉर्मूले पे। अब हमें पता है एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा फॉर्मूला है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है सर? पावर वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक। तो वर्क आउटपुट की जो वैल्यू है सर वो रख दो आप यहाँ पे। मैंने कहा चलो बिल्कुल रख देते हैं। वर्क आउटपुट की वैल्यू क्या है? लोड इंटू डी एल अपॉन वर्क इनपुट की वैल्यू क्या है? एफर्ट इंटू डी। ये नीचे आता है सबस्क्रिप्ट में, यानी कि कुछ इस तरीके से, डी नीचे और ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही वर्क ऊपर है और ये नीचे है, तो कोई दिक्कत, ठीक है। साथ साथ मत लिख देना इसको, ऐसा मत लिख देना, ये साथ में नहीं, नहीं ये नीचे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो जी, सही है। तो लोड इंटू डीएल हो गया, अरे ये इतना इतना हो गया। अब एक काम करो तो, ठीक, क्या काम करोगे? लोड अपॉन एफर्ट अलग ले लो, इनटू इस डीएल को डीई के नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 1 अपॉन डीई अपॉन डीएल। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो जब हम नीचे लाएंगे इसको, इसके नीचे लाएंगे इसको, हम डीई के नीचे लाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और घूम के फिर ये वापस ऊपर ही चल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैं इसको नीचे ले आया, मैं डीएल को डीई के नीचे ले आया उठाकर, सही है, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनना है तो ध्यान से देखना। लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है सर? लोड अपॉन एफर्ट तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज नहीं बन गया क्या? हाँ सर बन गया, इनटू 1 ऊपर है, अपॉन में आ जाओ। डीई अपॉन डीएल क्या होता है सर? वेलोसिटी रेशियो होता है, अभी पढ़ा था, डीई अपॉन डीएल इससे पहले ही, है ना। तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन वी आर, और किसके बराबर आ गया ये? एफिशिएंसी के बराबर। खत्म कहानी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ लिख देंगे आप पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सही है, खत्म, ठीक। अब इसको सही से अरेंज कर लें तो क्या हो गया? एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। खत्म कहानी, ये है फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर, ठीक। ये इसकी डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपसे पूछ भी सकता है, ठीक, सही। आगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स। प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स कहता क्या है? व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन, जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे मशीन को, ठीक है, यानी कि एफर्ट की फॉर्म में, बाय अप्लाइंग एफर्ट, ठीक है। सप्लाई का मतलब आप दे रहे हैं तो एफर्ट लगाना है, ठीक। इट डज सम वर्क ऑन लोड, कुछ काम करता है लोड पर, ठीक। भाई कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही, ऐसा नहीं कि सारे काम करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है। अब ठीक, तो ये कहता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स। अब इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एफर्ट पॉइंट और एक लोड पॉइंट। अब एफर्ट पॉइंट से पता चल रहा है ऐसा पॉइंट जहां पे आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो द पॉइंट एट विच एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट, ठीक है, वो पॉइंट मशीन के ऊपर वो पॉइंट जहां पे आपने एफर्ट अप्लाई किया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझाया है तो लोड पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड, वो पॉइंट जहां पर आप लोड को ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल वे में समझा जाए तो, ठीक। तो ये हो गया लोड पॉइंट, ठीक। अब एक चीज आती है यहाँ पे, क्या यहाँ कॉन्सेप्ट आता है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का,
ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी को बना नहीं सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनपुट एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी की बात करके चल रहे हैं, एनर्जी एनर्जी। ठीक है। तो इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। ठीक है। अब देखो इनपुट एनर्जी का मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूं इनपुट एनर्जी, भाई सर सिंपल सी चीज है, इनपुट एनर्जी क्या है सर, ठीक है, क्या है बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। ठीक है, लाइव क्लासेस भी लेंगे जल्दी। इनपुट एनर्जी क्या है, जनरली वर्क डन है, क्या है, वर्क डन। ठीक है। और सर वर्क डन क्या है, वर्क डन मैंने कहा कुछ भी नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है जो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही वर्क डन है ना। तो अगर इनपुट एनर्जी बराबर हो जाती है आउटपुट एनर्जी के, ठीक है, यानी कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के अगर बराबर हो गई, यानी कि जितनी आपने एनर्जी दी उतनी आपको मिल गई। ठीक है। तो भाई एक बार बताओ जरा, उस हिसाब से तो ये दोनों बराबर होंगे तो मशीन कैसे काम करेगी, आइडल मशीन की तरह काम करेगी। आइडल मशीन के तरह मतलब एफिशिएंसी उसकी 1 भी हो सकती है, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, 100% आ जाएगा रिजल्ट पूरा। ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वॉयलेट करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो जब कोई मशीन काम कर रही है तो फ्रिक्शनल एनर्जी भी है जो उनके बॉडी के पार्ट्स में, वेट की वजह से भी एनर्जी है। ठीक है। तो मूविंग एनर्जी भी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी भी है, फ्रिक्शनल एनर्जी भी है। तो ये सारी एनर्जी एक साथ काम करेंगे, हीट एनर्जी भी है, तो कुछ लॉस होगा, ये पक्का होगा, कुछ लॉस होगा। ठीक है। ये नहीं कि आपकी सारी इनपुट एनर्जी यानी कि एफर्ट के थ्रू जो मिल रही है वो सारी की सारी लोड पे लग जाए। मशीन भी अपने पार्ट्स के बीच में वो एनर्जी यूज करेगी जो आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एफर्ट ही मशीन को चलाएगा। ठीक है। तो मशीन वो एनर्जी भी यूज करेगा, सही है, कोई दिक्कत। ठीक। तो यानी कि वॉयलेट करता है किसको, यानी कि ये अगेंस्ट जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो कोई भी मशीन आइडल नहीं होगी, पहली बात तो। थियोरेटिकल बोलने में ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा, सही। अब क्यों वॉयलेट क्यों करता है, बिकॉज मशीन कैन नॉट हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है। या फिर 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पार्ट लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, इन अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन बॉडी के मशीन के पार्ट्स भी होंगे। ठीक है। वो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकते, तो उस फॉर्म में कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, कोई दिक्कत। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये तो आइडल मशीन का हो गया जो वॉयलेट करता है लॉ ऑफ एनर्जी को। ठीक है। ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फॉर अ मशीन कैन एफिशिएंसी बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। फॉर अ मशीन एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी मशीन के लिए, ठीक है, एक्चुअल मशीन के लिए बात कर रहा हूं, आइडल मशीन के लिए नहीं कर रहा हूं। आइडल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 के बराबर नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, 1 से हमेशा नीचे होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है। बात कर लेते हैं एक्चुअल मशीन की। ठीक है। एक्चुअल मशीन के लिए ये जो आपके पास इनपुट एनर्जी है, एनर्जी इनपुट, ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, एनर्जी आउटपुट के। ठीक है। एनर्जी आउटपुट के बराबर नहीं होगा, सही। और जब बराबर नहीं होगा तो इसमें एफिशिएंसी भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी, लेस देन 1। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक्चुअल मशीन फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, कुछ रीजंस हैं आपकी बुक्स में। लॉस ऑफ एनर्जी इज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो 2 रीजन से होगा। सबसे पहला चीज, मूविंग पार्ट्स इन इट आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ। जो भी मशीन के पार्ट्स हैं, जो भी मशीन के पार्ट्स हैं, ना तो वो स्मूथ है, ठीक है, भाई स्मूथ थोड़ी है, उनको आप ग्रीसिंग करते हैं तब जाके वो थोड़ा स्मूथ वर्क करते हैं। ठीक है। स्मूथिंग नहीं है, ठीक। साइकिल की चेन में ही अगर आप ग्रीसिंग ना लगाएं तो वो आवाज करने लगती है और साइकिल भारी पर चलने लगती है, ठीक, कोई कंडीशन है। तो पहली बात तो वो स्मूथ नहीं है। दूसरी चीज, वो वेटलेस नहीं है। वेटलेस का मतलब उनका खुद का वेट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हलवा हो भाई, उठा के दिखाना। तो कोई पार्ट, अगर कार वार का कोई भी एक पार्ट हो तो उसे उठाने में बहुत बहुत भारी होते हैं ये, ठीक है। तो कभी भी क्या होगा, वेटलेस नहीं है, स्मूथ नहीं है। दूसरी चीज आती है, द स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। जो स्ट्रिंग से वो बंधे हुए हैं, जो स्ट्रिंग आपने देखा होगा कई बार एक पट्टी से लगी होती है, अगर आप गए हो तो, ठीक है, मशीन्स में, तो जो पट्टी है ना
वो एक पहली बात क्या है, वो आपके पास परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल्स होते क्या है, जिन पे फोर्स लगे डिफॉर्म हो जाए और डिफॉर्म होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, लेकिन वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ठीक है, जब वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो वो पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे और यहाँ पे एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक, थर्ड केस आता है, इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। ठीक है, परफेक्टली रिजिड नहीं है डिफरेंट पार्ट्स, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, रिजिड मतलब ठोस नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज फ्लेक्सिबल है। ठीक, और लास्ट टर्म जो आता है जो आपके पास है, किसी भी मशीन में लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो फ्रिक्शनल फॉर्म में भी होती है। ठीक है, कोई मशीन चल रही है, वो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, रब हो रहा है, चल रहा है, तो जब एक पार्ट दूसरे सब पार्ट के सरफेस पे मूव कर रहा है तो वहां फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, वही कंडीशन है, बॉडी के पार्ट्स मशीन के पार्ट्स आपस में रब करेंगे और वहां पे क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी मशीन का इनपुट एनर्जी नॉट इक्वल टू होगा आउटपुट एनर्जी के। ठीक है, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। बोलने में ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो फाइनल रिकॉल कर लेते हैं, आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होगी या फिर 100% होगी, 1 और 100% भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक्चुअल मशीन के लिए एनर्जी इनपुट बराबर नहीं होती है आउटपुट के, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जीज का फैक्टर आता है। क्या आता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है यहाँ पे। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन हो गया, इन फॉर्म ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स हो गया। ठीक है, तो इस वजह से एफिशिएंसी की आती है लेस देन 1 आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत आ गई बात समझ में, सही है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी मशीन पे एक वर्क किया, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मशीन ने मुझे आउटपुट दिया 80% के हिसाब से या फिर 70% के हिसाब से। तो 100 मैंने दिया अपना पूरा, आउटपुट मुझे मिला 80% या 70%। ठीक है, शुगर केन उसने डाले 2-3 शुगर केन पूरे, लेकिन जूस उतना नहीं निकल पाया। मेरी बात ध्यान से समझना। तो वो जो वापस उस उन्हीं गन्नों को वापस उठाकर शुगर केन को वापस डालता है, फिर से जूस निकलता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर ऐसा नहीं होता तो पहली बारी में सारा जूस निकल जाता। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझो, अपने आसपास चीजें देखो, वहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो 100% दिया, 80% मिला मुझे, 70% मिला, मैं वापस रिपीट करूंगा, वापस उसको पूरा काम लूंगा उससे। ठीक है, ठीक, तो जो 20 और 30% था, अगर सपोज 80% मिल रहा है तो बच्चा कितना, 20, 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आएगा। तो 20% जो एनर्जी है ना, वो मेरी वेस्ट हो गई। वो मेरी वेस्ट हो गई मशीन के मूविंग पार्ट्स को ओवरकम करने में और उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में, वो मेरी वेस्ट हो गई। कोई दिक्कत आई बात समझ में, ये है एक्चुअल मशीन की कहानी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 100 दिया और 100 ही एक बारी में सारा जूस निकल गया, वो आइडियल मशीन है, लेकिन ऐसी मशीन कोई आइडियल नहीं है। और क्यों नहीं है वो हम पहले अभी समझ चुके हैं। ठीक है, चलो फिर। ठीक, अब बात करेंगे हम सीधा लीवर्स की। किसकी बात करेंगे,